बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दरिया चिनाब के किनारे वाक़े कदीम और तारीखी शहर चिन्योट में। नाज़रीन के हल्का मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब का है, जो कि यहाँ से तीसरी बार मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए हैं। उनकी इस इलाके के लिए क्या खिदमात रही हैं, इसके अलावा यहाँ के लोग उनकी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाइड हैं, पब्लिक से भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो इलाके की खिदमात हैं कैसर अहमद शेख साहब की, उस हवाले से भी जानेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स उनकी काविशों से यहाँ की आवाम को दिए गए। इसके साथ साथ तालीम के हवाले से बहुत सारे खिदमात हैं, वहाँ पर जाएंगे। स्कूल्स के अंदर हम विज़िट करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विज़िट करेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पेशेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और ओवरऑल जनरल पब्लिक का व्यू भी जानेंगे कि वो उनकी परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है। कैसर अहमद शेख साहब यहाँ से मुंतखब हुए, उनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? देखिए, अभी तो उनकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे इतनी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपोजिशन में है। जब वो अपने इक़्तिदार के दौर में थे तो उन्होंने अपने शहर को टफ टालिंग, पूरे शहर में आपने भी देखा होगा कि एक टफ टालिंग हुई है, और जिस लेवल पे उनको गवर्नमेंट फंडिंग देती थी उस लेवल पे वो अपने शहर की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं। कैसर शेख बहुत अच्छा आदमी है, वो काम करता है शहर के, बाकी कोई नहीं काम। इमदाद भी करता है, मुतमिन भी करता है गरीबों की, उनके काम भी करता है, अच्छा काम है। तो वो दफ्तर में बैठता है और कोई नहीं बैठता, जो भी बनते हैं वो सब वैसे ही है। कैसर शेख बहुत अच्छा आदमी है। काफ़ी काम किया उन्होंने कि जब हम बाज़ार में खड़े हैं, पहले इसकी बड़ी बुरी हालत होती थी, ये पूरे शहर में टफ टाइल लगाई गई, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। हमारे MLA साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो है हम उनके सपोर्टर हैं और वोटर भी हैं, और कोई भी हमें मसला हो हम उनको बता देते हैं और वो हमारा मसला हल कर देते हैं। हल्के में मौजूद हैं। हल्के की आवाम जैसे से आप देख सकते हैं कि मोस्टली यही होता है कि जब मुंतखब नुमाइंदे आवाम के बीच में जाते हैं तो मिला जुला रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि शेख साहब जब इस हल्के की आवाम के बीच में आए तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया। कुछ पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं आप शेख साहब? हाँ जी, बहुत। क्या काम करा इन्होंने? बहुत अच्छे काम किए हैं जी। ये बाजार का काम किया है, ये टेलें लगाई हैं, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। बाहर पिंडों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गरीबों की मदद करते हैं माशाल्लाह। आप बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि पूरे शहर को, पूरे ज़िले को, बल्कि पूरे ज़िले में तालीम का जो रुझान बनाया है। 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी भी एक हल्के के 2 यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। शेख साहब ने यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, बल्कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो इस्लामिया स्कूल है, यहाँ के जितने, बल्कि जो शेख साहब के मुखालिफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं वो भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ कर गए। इस वक्त हम मेन मार्केट में मौजूद हैं और कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। लोग तो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस से। आवाम के बीच में आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि लोगों का मैं काम करता हूँ ना यहाँ, इसलिए कि इनको पता है कि जो चीज़ है अपने पास से भी हम लगाते हैं और जो फंड मिलते हैं उसका बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए, और ये सारे कारोबारी लोग हैं, बड़ा यहाँ के सबसे बिजी बाजार है, सबसे मेन बाजार है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसर साहब ने काम किए और करते हैं, लगातार काम करते हैं कैसर साहब। ये जो फैसलाबाद का रोड है, मेहरबानी करके इसको बनवा दो, आपकी मेहरबानी है। बड़े परेशान हैं, ये हमारे MLA साहब हैं, ठीक है। MLA साहब से बात करती सर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको सराह भी रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायत भी हैं, इनकी शिकायत ये शिकवे इनके जी फैसलाबाद का रोड सही कह रहे हैं, और इधर लाहौर रोड भी ये इसमें इतना ख़राब है, एक्सीडेंट होते हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम जोर डाल रहे हैं दिन ब दिन, मैं रोज़ कहता हूँ और असम्बलियों में भी
कहता हूँ इंशाल्लाह हम बनवाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली कैसर अहमद शेख साहब के साथ। उनके हलके में ही आज हम मौजूद हैं। तीसरी बार वो अपने हलके से मुंतखब हुए हैं। काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही हैं उनकी अपने हलके के आवाम के लिए। उनमें सबसे अहम नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी है जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हम जाएंगे, डिफरेंट जो कैंपसेस हैं उनका विज़िट करेंगे, जो यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट से भी बात करेंगे, वहाँ की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अंजुमन इस्लामिया LRBT हॉस्पिटल एंड स्कूल में भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक जी। सर काफ़ी खिदमात हैं आपके हल्के की आवाम के लिए आपकी। तो सबसे पहले ज़रा मुझे यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा, कब इसका संग बुनियाद रखा गया और किस तरह से आपको ख्याल आया कि चिन्योट जैसे इलाके में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगा। आपकी A1 की टीम जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस दूर अफ्तादा चिन्योट शहर में और इस इलाके में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आके यहाँ की देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या मिलजुल के कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आगा हसन आती साहब ने आज से 30 साल पहले एंडोमेंट दिया था। BCGI के जो प्रेसिडेंट रहे हैं मरहूम आगा साहब, उसके बाद डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम इसके प्रेसिडेंट बने। ये एक ट्रस्ट है फास्ट, तो इसका पहला कैंपस जो है वो लाहौर में बना, फिर कराची में बना इसका दूसरा कैंपस, फिर उसके बाद इस्लामाबाद पेशावर में तीसरा कैंपस बना और इस्लामाबाद में बना और यहाँ ये 5वां कैंपस है जो चिन्योट में। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं? पाकिस्तान में देखिए पंजाब में सिर्फ ये कैंपस क्योंकि लाहौर में है और दूसरा ये चिन्योट में बना है, तो सारे पंजाब से हमारे यहाँ स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं। ये मैं इसका 25 साल पहले इसके बोर्ड का मेंबर बना, बोर्ड ऑफ गवर्नर में और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में। तो मैं जब ये देख रहा था यहाँ से जो स्टूडेंट फारे होके जा रहे हैं ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में भी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं। तो जो भी यहाँ से एक बार उसको तालीम हो जाती है आला मेयार की, ट्रेडिशनल तालीम जो है वो लेने की बजाय उसमें तो फिर बच्चों को जॉब भी नहीं मिलता। तो मेरा पहले दिन से जब मैं यहाँ 93 में मैंने पहला चिन्योट में इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो मेरा यही ख्वाहिश थी कि मैं चिन्योट को कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान का एजुकेशनल एक्सपोर्ट बने। ये मेरी दिन रात यही ख्वाहिश है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ कोशिश की और सब ने बड़ी मुश्किल से मैंने बोर्ड के मेंबरान को कन्विंस किया। तो यहाँ बिल्कुल सर थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे वो कन्विंस नहीं हो रहे थे कि इस जैसे इलाके में अगर यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो शायद वो ना चल सके। जी बड़े सीनियर मेंबर थे मेरे साथ, जैसे जनरल रफाकत मरहूम थे जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनके ज़ियाउल हक साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उनके साथ साथ इम्तियाज़ी साहब फार्मर हमारे FBR के चेयरमैन थे, वो भी हमारे बोर्ड में थे। तो ये लोग उनके नेक नीयत थे, लेकिन वो समझते थे कि इस इलाके में कामयाब नहीं होगी, ना हमें कोई स्टूडेंट मिलेंगे और ना ही हमारा जो होगा फैकल्टी वो ठीक मिलेगी। लेकिन अब तो सर बहुत कामयाब है यूनिवर्सिटी, जब आप देखते हैं कामयाबी से चलते तो फिर कैसा फील करते हैं? जी उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये इलाका क्या है। मैंने वो इलाका सेलेक्ट किया जहाँ से चिन्योट हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से शुरू होता है। ये फैसलाबाद शहर से 15 किलोमीटर है और चिन्योट शहर से भी 15 किलोमीटर है। तो ये इलाका शुरू किया और इसमें मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक़्त मानते नहीं थे। उन्होंने बड़ा ज़ोर भी लगाया कि ये नहीं बने, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हम ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए। तो यहाँ बनी और ये बहुत कामयाब जा रही है। इसमें हम कंप्यूटर साइंस है, इसमें हम इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इसमें हम MBA वगैरह की तालीम दे रहे हैं और BBA की। तो ये तालीम बहुत कामयाब है इसमें, और हम चाह रहे हैं कि ये क्योंकि इस इलाके में तकरीबन तमाम पूरे एरिया से ना पंजाब से यहाँ स्टूडेंट आते हैं,
प्योरली मेरिट पे एडमिशन होता है। सही तो 550 स्टूडेंट के लिए हमने हॉस्टल बनाया, हमने जाके देखे। जी अच्छा जी। सर, तालीम और सेहत किसी भी इलाके के आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात होती हैं। तालीम के हवाले से तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा आपका यूनिवर्सिटी में, उसके साथ साथ कॉलेजेस भी हैं। सेहत के हवाले से क्या खिदमत रहीं? मैं सेहत पे भी आता हूँ। तालीम के हिसाब से मैं एक बात ज़रूर करना आपको ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जहाँ के 2 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हों। एक हमारे पास नेशनल यूनिवर्सिटी है, और अब रिसेंटली हमने वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी एक देहाती इलाके में बना रहे हैं। इसके अलावा टेप्टा का यहाँ मेरे, क्योंकि इरफान मेरा बेटा टेप्टा का चेयरमैन रहा है। वक्त हम मौजूद हैं फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी चिन्योट में, और इस यूनिवर्सिटी से मुतालिक आपको बताएं नाज़रीन कि ये पाकिस्तान में नुमाया हैसियत की हामिल यूनिवर्सिटी है, ख़ासकर अगर IT के शोबे के हवाले से अगर बात की जाए तो। नाज़रीन, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, और ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मसरूफ़ अमल हैं। यूनिवर्सिटी कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, इस सब पर बात करेंगे, इस सब जानेंगे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर लैब में, और CS डिपार्टमेंट है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सहूलतें यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान अतीक। अच्छा सलमान, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, जो फैसिलिटीज़ हैं उस बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे असल में हम CS लैब जो हमारी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे हमारी लैब होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें प्रॉपर कैफ़े हमारा यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ, प्रॉपर एक बिल्डिंग है कैफ़े के ऊपर, और एक ऑडिटोरियम है हमारा यहाँ पे, और उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिकल लैब है यहाँ पे प्रॉपर, उसके ऊपर सारा हमें काम करवाते हैं। हमारा भी प्रैक्टिकल वर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, इस हवाले से तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे सब कुछ है। रिसर्च वर्क के ऊपर भी हमें प्रॉपर टीचर्स वगैरह गाइड करते हैं। हमें लैब 24 आवर हमारी ओपन होती हैं, और इवन कि हमारी लाइब्रेरी भी ओपन रहती है। 11 o'clock हमारी लाइब्रेरी बंद होती है। रात को भी जो हॉस्टल आए थे, अगर उन्हें लाइब्रेरी में कोई काम करना हो तो वो जाके अपना काम कर सकते हैं वहाँ पे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जदीद सहूलियात से आरास्ता ये यूनिवर्सिटी है, और स्टूडेंट से भी हमने बात की, कुछ और स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद अहमद। जवाद, थोड़ा सा बताइएगा इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं आपको? स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है। इसके 6 और भी कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में, और तमाम फैसिलिटी जो एक आम जनरल यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे अकोमोडेट की जा रही हैं स्टूडेंट्स को। लैब्स हो गई, रिसर्च लैब्स हो गई, हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट ग्राउंड है। चलें, थैंक यू सो मच। और जी इस वक्त हम मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शहजाद सरफराज साहब के पास। इनसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, और कौन कौन सी डिग्री ऑफ़र करते हैं आप स्टूडेंट्स को? जी वालेकुम सलाम। फास्ट चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में हमारे पास यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है ये हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम BS कंप्यूटर साइंस ऑफ़र कर रहे हैं और MS कंप्यूटर साइंस ऑफ़र कर रहे हैं, और रिसेंटली हमने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, और इंशाल्लाह 2020 में हम यहाँ पे PhD कंप्यूटर साइंस भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और जो दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेटेड प्रोग्राम है हमारा, और MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी वहाँ पे ऑफ़र हो रहा है। और जो हमारा तीसरा डिपार्टमेंट है वहाँ पे हम BBA ऑफ़र कर रहे हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ MBA है। इसके अलावा हमारा एक चौथा डिपार्टमेंट है जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का है, जो सारी फैकल्टी जो है इन सारे अलाइड कोर्सेज़ को ऑफ़र करवाती है, जिसमें मैथमेटिक्स हैं, साइकोलॉजी है, इस्लामियात है, पाक स्टडीज़ है, वो सारे स्पोर्टिंग कोर्सेज़ के तौर पर यहाँ पर कराए जाते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शहजाद सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जदीद सहूलियात से आरास्ता यहाँ पर फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। अभी हम विज़िट करेंगे मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ का और मुख्तलिफ लैब्स का, और जानते हैं कि वहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है।
हमारी पावर सिस्टम लैब है और इसमें हमारे पास ये 4 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो इसका बेसिकली काम ये है कि ये हमारा यहाँ ग्रिड स्टेशन है जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं। वापडा में आपने देखा होगा कि ग्रिड स्टेशन पे जो डैम से सप्लाई आ रही होती है आगे उसको कन्वर्ट करना होता है। पहले हम स्टेप अप करते हैं और फिर स्टेप डाउन पे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास चारों ट्रेनर वही लगे हुए हैं। सबसे पहले आप अपने बैग पे देखें तो वो हमारा जनरेशन पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ से सप्लाई हम जनरेट करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन पे लेके आते हैं, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और इस सब को कवर करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो हमारे पास ये चारों ट्रेनर हैं जो ग्रिड स्टेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये हमारी DLD लैब है। यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे एंड्रॉयड पे काम करते हैं, आर्डिनो, उसके बाद ICs पे काम होता है। ये बच्चे CS की लैब भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली ये लैब करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ICs मतलब एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस पे सब कुछ काम होता है। हमारी सर्किट लैब है। इधर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब जिस तरह ये ऑसिलोस्कोप्स होते हैं और इनमें हम ग्राफ्स और इनके जो सर्किटरी होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। वैसे रूटीन वाइज ये लैब्स में भी यूज़ हो रहा था, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कोर्स के प्रोजेक्ट्स, उसमें ये स्पेसिफिकली यूज़ हो रहा होता है। बच्चे इसको यूज़ करते हैं, इधर से कंपोनेंट्स लेते हैं और इधर से हम ग्राफ ले लेते हैं इसके। ये C++ प्रोग्रामिंग के लैब है। इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर है हमारे पास C++ के हैं, और ऑटोकैड वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एज वो CS डिपार्टमेंट के लिए या डबल के लिए वो काफ़ी सॉफ्टवेयर इधर पड़े हैं। वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बस और कुछ भी नहीं। ये हमारे प्रोग्रामिंग की लैब है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो कोर्सेज पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के, तो उनकी लैब होती है यहाँ पे। तो यही है प्रोग्रामिंग की लैब बेसिकली ज़्यादातर। और जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मेन ऑडिटोरियम में, और 450 स्पेस का ये ऑडिटोरियम है, स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मीटिंग्स अगर होती हैं या फंक्शंस होते हैं तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सहूलत है, जिसे आप देख भी सकते हैं। ये ऑडिटोरियम जो है 450 लोगों की कैपेसिटी का है, और इसकी तमाम जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसको मेंटेन रखा गया है। जो इंटरनेशनली जो स्पेस होती है सीटों के जो गुजरने के रास्ते होते हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके बनाए गए हैं। और इसकी जो साउंड प्रूफिंग है खसूसन उसका जिक्र करना चाहूँगा कि वो हमने उस शख्स से करवाई है जिसने पाकिस्तान की कौमी असम्बली की साउंड प्रूफिंग की थी, और ये इंटरनेशनल में आ रहा है। और इस तरह का मैं नहीं समझता कि हमारे पूरे इलाके में कोई भी ऑडिटोरियम। नाज़रीन, इस वक्त हम इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्पेस भी है बैठने के लिए। साइड पे स्टूडेंट्स मीटिंग के लिए केबिन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है बुक्स का। मज़ीद हम बात करते हैं अज़हर मसूद साहब जो कि इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। 4 रीडिंग हॉल पे मुश्तमिल है, और इसमें शामिल जो हैं वो डिस्कशन रूम्स हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है, और पीरियडिकल सेक्शंस भी हैं, और एक बुक बैंक सेक्शन भी है। हमारे पास जो टोटल कलेक्शन है लाइब्रेरी में वो मोर दैन 12,000 है। बुक बैंक में भी हमारे पास बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डाटा बेसिस की जो एक्सेस है वो डिजिटल लाइब्रेरी में वो भी है, और उसमें IEEE की एक्सेस है, HEC की डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है, और ACM की डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, लाइब्रेरी में हर तरह का मटेरियल जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है? जी बिल्कुल। रेफरेंस बुक्स भी होती हैं और नोट बुक्स भी होती हैं जो मतलब कोर्स से रिलेटेड होती हैं। लाइब्रेरी में हमारी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें बुक्स भी मिलती हैं और इश्यूज़ भी हो जाती हैं, और जो रेफरेंस बुक है सब अवेलेबल है हमारे पास। और बैठने के लिए भी अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है। अच्छा है, AC भी है, सारा कुछ ठीक है। आप कुछ कहेंगे? जी सब ठीक है। और जी इस वक्त हम कैफेटेरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि किस तरह का खाना उन्हें मिलता है और वो कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे। कैफ़े में हमें वैसे खाने को कम ही मिलता है, क्योंकि हम तो महंगा हुआ खाते हैं दोस्तों वगैरह से। ओह अच्छा, ओके, खाने को कम मिलता है? हाँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर काफ़ी कुछ मिलता है पर हमें नहीं पता। हाँ, हमें जो मिल जाए वो हम खा लेते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हो? हम लोग इधर CS कर रहे हैं। कैफ़े अच्छा है यहाँ पे, यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी आइटम्स हैं यहाँ पर खाने के लिए। सेहत सफाई के इंतजाम तो
ख्याल रखा जाता है? जी सफाई बिल्कुल, आप देखें साफ गिलास है हमारे पास। जी इस वक्त नेशनल पास यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। दूर दराज से आए स्टूडेंट जिनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर आना जाना मुश्किल होता है, उनके लिए यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। तकरीबन 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। नाज़रीन, जहाँ तालीम के हवाले से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं, वहाँ खेलों के मैदान भी हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद हनीफ शाकिर नाम है मेरा जी। अच्छा जी, शाकिर साहब सबसे पहले तो बताइएगा इन ग्राउंड्स के हवाले से कौन कौन से खेल यहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ हैं खेलों के हवाले? इस कैंपस में हमारे पास फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इवन के सवाए हॉकी के तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और हम साल में एक दफ़ा इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट कराते हैं जिसको दायरा के नाम से जाना जाता है। इसमें ओवरऑल द पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं जो 3 से 4 दिन जो है ना जहाँ पे कैंप भी करते हैं और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेके जीत के जाते हैं। ओले जी, नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी को हमने विज़िट किया, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के स्टूडेंट्स से हमने बात की और यकीनी तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता ये यूनिवर्सिटी है। अभी हम जा रहे हैं सेहत के हवाले से। जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी इलाके की आवाम के लिए बुनियादी जो होती हैं वो सेहत और तालीम बुनियादी मसाइल होते हैं जिन पर काफ़ी काम हुआ है इस हल्के के अंदर। कैसे शेख साहब, अब हम अंजुमन इस्लामिया LRPT हॉस्पिटल एंड स्कूल का विज़िट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। ये जी अभी हमने रिसेंटली 1 साल पहले 6-8 महीने पहले इसका इफ्तिताह किया है। ये पंजाब का तीसरा बड़ा LRPT का हॉस्पिटल है आँखों का पंजाब का, और इसमें रोज़ाना तकरीबन 10 ऑपरेशन करते हैं हम डेली। और मोतिये का जो ऑपरेशन है और बिल्कुल फ्री होता है ऑपरेशन। जो भी मुस्तहिक पेशेंट हैं उनका टोटल फ्री ऑपरेशन है। और तकरीबन 300 मरीज़ रोज़ यहाँ पे आके चेक करवाते हैं अपने उनको अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टरों से वो कंसल्ट करते हैं और चेक करते हैं उसको। तो उसके साथ साथ इसके अंदर हमने चंडियोट में कोई A लेवल और O लेवल का स्कूल नहीं था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये स्टूडेंट यहाँ से अच्छी तालीम पाकर मेरिट पे दाखिला लें फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि जब तक यहाँ नीचे से तालीम बेहतर नहीं होगी तो हमने यहाँ भी एक A लेवल और O लेवल का स्कूल भी बनाया है। तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और ये तमाम काम हमने अपने पैसों से अंजुमन इस्लामिया चंडियोट के फ़ंड से हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ंड नहीं है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंजुमन इस्लामिया LRPT हॉस्पिटल के अंदर और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की सहूलियात यहाँ पर मरीज़ों को दी जाती हैं। इसके साथ साथ मरीज़ों से भी बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर करम बिलाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा करम बिलाल साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में हमें बताइएगा कि कितने बेड्स का ये हॉस्पिटल है और रोज़ाना कितनी तादाद में यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज किया जाता है। 46 बेड का हॉस्पिटल है और हमारे पास एवरेज 200 पेशेंट डेली विजिट कर रहे हैं। उसमें हम 25 सर्जरीज डेली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई पैसा नहीं लेते हम पेशेंट से। इसके अलावा किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर पेशेंट्स के लिए? पेशेंट्स के लिए हमारे पास कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है उसमें हमारे पास, और रिफ्लेक्शन है उसमें हम ग्लासेस के नंबर देते हैं एंड ग्लासेस वगैरह पेशेंट बाहर से बनवाते हैं। बाकी लेंस वगैरह टोटल फ्री है हमारे पास। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब की जहां इस हल्के की आवाम के लिए, इस हल्के के लोगों के लिए बेशुमार खिदमात हैं, वहां पर सदाकत केयर मॉडल प्राइमरी स्कूल भी है जहां पर मुस्तहिक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं वकास साहब जो कि स्कूल के बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकास सर, थोड़ा सा स्कूल के बारे में हमें बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं? यहाँ पर हमारे पास 450 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। इस सितंबर में हमने इसका आगाज़ किया था स्कूल का। हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है और सेकेंडरी स्कूल भी है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, जो कि मियाँ कैसर अहमद शेख साहब की काविशों का नतीजा है। हमारे पास जो फीसेस हैं वो सिर्फ 500 रुपीज़ हैं। इसके अलावा जो मुस्तकीन हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाजरीन, चिन्योट अंजुमन इस्लामिया के तहत ये स्कूल है जो कि स्पेशली तौर पर इसका क्रेडिट जाता है कैसर अहमद शेख साहब को, जिनकी बहुत ज़्यादा काविश है यहाँ के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए। नाज़रीन, चिन्योट के हल्का NA 100 में आज हम मौजूद थे और कैसर अहमद शेख साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं। उनके हमरा हमने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कई तारीख़ी मकामात का भी हमने विज़िट किया। कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मोस्टली ये होता है कि हम देखते हैं कि जो कैंपेन के दौरान ही नुमाइंदे हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि जिस तरीके से लोगों के बीच आप गए, जिस तरीके से आपका इस्तकबाल किया गया, लोग तो बहुत प्यार करते हैं सर आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि लोग मेरे से वालहाना मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वजह क्या है कि देखिए कि जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं ना, उनके ऊपर जब काम किया जाए तो लोग यही तो चाहते हैं। लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, लोगों के तो आम तौर पे आम लोग जो आपने देखा वो तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़े, हमारा इलाका कैसे आगे बढ़े। तो हमने बुनियादी काम किए। तालीम, आप गए यूनिवर्सिटियों में गए, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में सिर्फ एक लाहौर में कैंपस था। मैंने बड़ी कोशिश से यहाँ फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया, और जो बच्चा भी उसमें तालीम ले लेता है ना, उसके बाद वो अपने पाँव पे उसका ख़ानदान खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत मौके मिलते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल आप गए तो हॉस्पिटल में जो मरीज़ है उनका हर किस्म का फ्री इलाज होता है, दवाइयाँ उनको मिलती हैं। और शहर में जो भी मामला होते हैं, मैं फ्रीक्वेंट यहाँ विज़िट करता हूँ। मैं कराची रहता हूँ, लेकिन मैं 4-5 दिन कम से कम महीने में यहाँ विज़िट करता हूँ। किसी की गमी खुशी है उसको अटेंड करता हूँ। तो लोगों से बहुत अच्छी बात, मेरी भी मोहब्बत है, और वो मुझे हर बंदा मेरे बाय नेम मुझे जानता है और मुझे वो इज़्ज़त देता है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो ये म्यूचुअल होता है। जी सर, बहुत सारा काम किया है आपने अपने हलके के लिए, जो कि काबिल तहसीन है इस हलके के लोगों के लिए भी यकीनी तौर पर। लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी कुछ मसाइल हैं जिन पर काम होना चाहिए? कहीं हमें कुछ शिकायत भी नज़र आई, कहीं कुछ शिकवा करते जी? काम तो देखिए ना, बहुत कुछ होने वाला है हमारे मुल्क में ना, हुआ ही कुछ नहीं जो लोगों के लिए काम होना था ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं हमारे इलाके में, हर 5वां-6ठा बंदा हेपेटाइटिस में मुब्तला है। हम उसके लिए अगरचे हमारे पास हॉस्पिटल है, लेकिन प्रॉपर हम नहीं कर सके, क्योंकि ना तो साफ़ पानी मुहैया है और वो माहौल नहीं है जिससे ये बीमारियों में कमी आ सके। इसके साथ साथ हमारी जो रोड है ना, चारों तरफ चिन्योट के रोड है। आप अभी खुद ही आई थी यूनिवर्सिटी से, जो फैसलाबाद रोड बिल्कुल ख़राब है, इतनी ट्रैफिक है वहाँ पे, और एक्सीडेंट होते हैं। जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों के सामने तो हम है ना, उनको हाला हम तो कहते रहे, मैं तो अपने दौर में तो ये कहता रहा बार बार कि मेरे रोड बनवाएं अपनी हुकूमत से, हमारी हुकूमत। अभी तो आप ऑपोजिशन में हैं, तो फिर भी लोग शिकायत करें। जी देखिए ना, मकसद ये नहीं है, मैं समझता हूँ अभी भी गवर्नमेंट हुकूमत जो होती है ना, पूरे मुल्क की होती है, मुल्क की हुकूमत होती है। कोई ये नहीं होता, देखिए कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की हुकूमत है, हम सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए चाहते हैं। हम अपोजिशन में भी उनको अच्छी राय देना चाहते हैं। सबसे पहले हमने उनको कहा कि चार्टर ऑफ ये इकानमी करे ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा शेख साहब, आज हमने इस्लामिया हाई स्कूल का भी विज़िट किया है, जहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की। थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइएगा। जी, मैंने आपको बताया ना, ये स्कूल 1901 में बना। उस वक़्त पंजाब में मुसलमानों के स्कूल बहुत कम थे, तो हमारे बुज़ुर्गों ने, शेख बिरादरी के बुज़ुर्गों ने ये स्कूल बनाया। लेकिन उस वक़्त यहाँ तमाम चिन्योट की बिरादरियों ने ना मुखालफत की कि हम स्कूल नहीं बनाने देंगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो बड़े बड़े वडेरे यहाँ इलेक्शन लड़ते थे या उनकी पोजीशनें थी, तो उनका ख्याल था कि ये स्कूल बनने से लोगों को तालीम मिलेगी तो लोग उनके कंट्रोल से निकल जाएंगे। लेकिन वो बहुत अरसा इस बात पे झगड़ा रहा, वो कहते हैं हम स्कूल बनने नहीं देंगे। लेकिन हमारे शेख बिरादरी के लोगों ने कहा कि हमने तो स्कूल बनाना ही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर स्कूल बनाना है तो सिर्फ अपनी बिरादरी को पढ़ा लो, बाकी बिरादरियों को इसमें नहीं पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि स्कूल तो सबके लिए होता है।
तो इस बात में ट्रसल नहीं। 1901 में ये स्कूल बना। इस स्कूल की कमाल ये है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वाहिद स्कूल है जहाँ से पढ़ के, यहाँ उर्दू मीडियम चनियोट के स्कूल से पढ़ के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 5 प्रेसिडेंट बने, क्योंकि चनियोट बिरादरी वाले लोग बिजनेस में हैं, तो यहाँ से लोग कराची गए और 5 यहाँ से पढ़े हुए लोग कराची के प्रेसिडेंट बने। IBA कराची से 5 पढ़ के प्रेसिडेंट नहीं बने। तो ये स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पे जो हमारी बिरादरी के लोग थे ना, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर 1883 में जब रेल पंजाब में आई तो वो यहाँ से कलकत्ता गए बिजनेस में, और उन्होंने चमड़े का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हिंदू चमड़े के बिजनेस में नहीं थे और उसमें अपॉर्चुनिटी थी। तो जब लोग ये स्कूल में पढ़ के ना 1901 में बहुत से लोग फिर कारोबारी बने। लोग मुझे से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चनियोट के लोग इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। उसकी मेन वजह ये स्कूल है। स्कूल में जो तालीम हुई, उस वक्त तालीम आम नहीं थी, यहाँ अच्छी तालीम हुई। और वो उस वक्त भी आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी तालीम का मयार बेहतर था, और आज क्या हालात हैं वैसे? आज तो ये हुकूमत ने ले लिया ना, जब से हुकूमत ने इसको नेशनलाइज किया, अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत ने स्कूल तो ले लिए, हमारे यहाँ से हमारी शेख बिरादरी का ये स्कूल था वो ले लिया, सारा टेक ओवर कर लिया। जब से लिया इसका मेयार ही ख़त्म हो गया, अब वो बात ही नहीं है, अब कोई यहाँ पढ़ता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे स्कूल थे कि आज हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और बड़े टॉप, अमेरिका से मेरे बेटे पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो मेयार हमारा यहाँ था वो अमेरिका के मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के तालीम पे वो उसका नहीं मिल सकता वो काबिलियत। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ऐसे स्कूल होने चाहिए। हमारे यहाँ तालीम थी, और तालीम के बगैर कौमें आगे नहीं बढ़ती। हमारी देखिए ना कौम आज जी। और अभी जो फास्ट यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, तो मैंने आपने देखी है, तो मैंने उसका ये लिख के वहाँ से जो भी बच्चा निकलेगा उसका वो अपने पाँव पे उसकी फैमिली खड़ी हो जाएगी और उसकी फैमिली गुर्बत से निकल जाएगी। और हम चाह रहे हैं कि टैलेंटेड बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता, जब से हमारा चनियोट में फास्ट यूनिवर्सिटी सब तालीमी मैदान में तो आपकी खिदमात हैं जिस पर हम बात भी कर चुके हैं। अच्छा, मैंने देखा लोग जिस तरह से अभी मैंने बात की कि बड़े खुश हैं आपसे, आप परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाइड हैं, तो खुली कचहरियों का भी एहतमाम होता है, लोग यहाँ पर आते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं? जी बिल्कुल, खुली कचहरी बहुत लाजमी हिस्सा है, क्योंकि देखिए ना मैं कराची रहता हूँ, मैं महीने में 4-5 दिन चनियोट आता हूँ, और मैंने ये तय किया हुआ कि हर महीने में कम से कम 2 बार सोमवार वाले दिन मैंने लोगों से कहा हुआ है कि मैं यहाँ खुली कचहरी करूँगा। और उनके मसाइल छोटे छोटे मामलात होते हैं, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉर्ट आउट करना है। पता नहीं अनफॉर्चुनेटली हम दे नहीं सके रिज़ल्ट। अभी रिसेंटली देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरे दोस्त थे मरहूम डॉक्टर महबूबुल हक, उन्होंने जाके HDI बनाई, उनके नाम से है, ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर में जाके ना, यानी जो UN में उन्होंने बनाई जाके, उन्हीं के नाम से ना आज मुल्कों की तरतीब होती है। महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडेक्स आज हमारा 151 नंबर पे आया है मुल्क 180 में से। हमने तालीम में, हमने सेहत में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने जो इदारे बनाने में, सब दुनिया के ममालिक से हम नीचे चले गए। इवन साउथ एशिया में तमाम मुल्क है, सिर्फ अफ़गानिस्तान से हम ज़्यादा है, बाकी आगे हैं, बाकी इवन नेपाल से, इवन जिम्मेदार फिर आप किसको ठहराते हैं? हम सब जिम्मेदार हैं। हमने जल्दी ना पैसा बनाने की कोशिश की, भाई हो कर करो। हमने हमारा मुल्क, हमने इस्लाम ने जो हमें चीज़ें सिखाई, हमने इस्लाम के नाम पे बनाया एक कि भाई एक मुल्क होना था जो मिसाली मुल्क बनना था। हमने क्या किया? हमने सब ने कुछ नहीं किया, अपनी ज़ात के लिए काम की है ना। लेकिन सर, जो आप इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं, मैंने यहाँ पे अभी देखा भी है, खुली कचहरी का भी एहतमाम है, लोग आपके साथ मिलते हैं, आके मसाइल सामने रखते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के जो मसाइल होते हैं बड़े खुले अंदाज में आपसे बयान। तो सर, ये जो लोगों की खिदमत का जज्बा है, जब लोगों की खिदमत करते हैं तो कैसा फील करते हैं आप, इंसानियत की मदद का? तो सबसे देखिए ना, जो खुशी उसमें मिलती है ना, मेरा बेटा पढ़ के आया अमेरिका से, और मुझे उसने कहा कि अबू जी आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका और UK में जा रहे हैं, और आप कराची से चनियोट जा रहे हैं, आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं। मैंने उसको बोला बेटा आपको अंदाज़ा नहीं है
کہ جو خوشی مجھے وہاں جا کے ملتی ہے, جو یہ پیسے میں اور ان چیزوں میں آپ کو راحت مل ہی نہیں سکتی. میں نے کہا آپ آئیے اور آپ اندازہ کریں کہ جو محبت مجھے یہاں دیتے ہیں, آپ نے خود دیکھ لیا کہ کس محبت سے, تو اس محبت کا کوئی لیول بدل نہیں ہے. لیکن لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سنسیئرلی کام کیا ہے, میں اپنے جیب سے بھی لگاتا ہوں اور جو فنڈ حکومت کے ہوتے ہیں اس کو پراپر استعمال کرتا ہوں, اور پھر میری خواہش یہی ہے کہ چنیوٹ کو پاکستان کا تعلیمی ایکسپورٹ بناؤں. سر اگر ایسی ہی خواہش ہر پولیٹیشین کی ہو تو یقینی طور پر ناظرین وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنے ملک کو, اپنے پاکستان کو بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا دیکھیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کیسر شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پر ٹائم دیا, بہت اچھے سے ویلکم کیا. اب کیا کہیں گے لاسٹ میں کچھ لائن؟ میں صرف مجھے ایک طرف ہے, دیکھیں نا ہمارے سے سیکھ کے ملک کوریا جیسے ملک وہ اور چائنا جیسے ملک جو ہے نا وہ غربت سے نکل گئے, اور ہم یہ پچھلے 1 سال میں 80 لاکھ نئے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے. جب غربت آ جاتی ہے تو اس کا عزت نفس ختم ہو جاتا ہے, اس کا وقار, اس کا رہنے سہنے کا سلیقہ, اس کی زندگی میں وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی. تو سب سے بڑی یہ بات ہے, اور یہ ممکن ہے پاکستان, کیونکہ میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے ان ملکوں میں, کوریا میں, چائنا میں, کہ کیسے انہوں نے اپنے لوگوں کی بہتری کے کام کیے, اور میں نے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے کہ کس طرح. تو یہ اصل چیز ہے, ہم لوگ چند اگر مل جائیں نا, اور ہمارے ملک میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, بہت لوگ ہیں, صرف ایک سسٹم کی. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیدائش تھا. دیکھیے وہ ایک لیڈر تھا جس کو تمام مسلم امہ نے مانا نا, اور تمام اسلامک جو ہمارے انڈیا سب انڈیوائڈیڈ انڈیا میں مسلمان سب تھے, انہوں نے ان کو ایک لیڈر مانا. ہمارے آج کے لیڈر ڈیوائڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں اچھا ہوں دوسرے خراب ہے. حالانکہ لوگوں کو محبتیں اگر آپ دیں گے نا تو لوگ دیں گے, اور ایسے لیڈر پروڈیوس ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے, نہ کہ لوگ. اگر اس وقت ملک کی حالت کیا ہے, ہر کوئی اس وقت لوگ پریشان ہیں, بچے خاص طور پہ پاکستان پہ ان کا وہ کانفیڈنس نہیں رہا, وہ باہر جانا چاہتے ہیں. میرے بھی بچے, سب ہمارے بچے کہتے ہیں ہم باہر جا کے کچھ کام کریں. پاکستان کا لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو سب میں محبتیں دے اور لوگوں کو یہ طریقہ کار بتائے کہ ہم اکٹھا ہو کے کیسے رہنا. ناظرین آج ہم کیسر احمد شیخ صاحب کے حلقے میں موجود تھے. یقینی طور پر اس طرح کے جو پولیٹیشین ہیں سب کی اگر ایسی سوچ ہو تو وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنے ملک کو بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا دیکھیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.